बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। मैं इससे पहले आज के लेक्चर से पहले लास्ट लेक्चर्स में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उनका ग्राफिकल मेथड जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने स्लैग एंड सरप्लस वेरिएबल जो है इनके ऊपर डिस्कशन की थी और इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मौजूद है। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलती तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो आपके पास नंबर आ रहा है, या कोई क्वेश्चन अगर आपने कभी पूछना हो जो चीज़ नहीं समझ आती तो आप बिला झिझक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड या जिसका दूसरा नाम ट्रायल एंड एरर मेथड जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है जी? आपने एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो है उसको सॉल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल से क्या मुराद है? लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल से मुराद ये है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं, जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा है मिनिमाइज, चले मिनिमाइज लिख दिया है, वैसे मैक्सिमाइज करना था मैंने इसे। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस। ये कंडीशंस आपके पास दी हैं, ठीक है, डैट इज कॉल्ड दी कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कह लें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसको आप ग्राफिकली सोल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, आप देख लीजिएगा। आज हम इसको एनालिटिकल मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। तो एनालिटिकल मेथड क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी दी हुई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली वी कन्वर्ट दी गिवन प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लाइंस आप लिख लीजिएगा। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कैसे कन्वर्ट करना होता है, आपने सबसे पहले यहाँ पर स्लैग वेरिएबल्स की ज़रूरत है तो स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और अगर सरप्लस वेरिएबल की ज़रूरत है तो सरप्लस वेरिएबल को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं स्लैग वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल का लेक्चर जो है वो लास्टली डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता देता हूँ कि जब भी आपकी इनक्वालिटी ये लेस देन इक्वल वाली होगी तो आपने स्लैग वेरिएबल को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे फर्स्टली वी विल कन्वर्ट द गिवन इनक्वालिटी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल्स। तो स्लैग वेरिएबल में क्या होगा जी, x1 प्लस x2। ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं स्लैग वेरिएबल्स? आपने दी हुई इनक्वालिटी को इक्वल साइन में इक्वालिटी में बदलना होता है। तो यहाँ पर लेस देन को ख़त्म करके यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड कर लेंगे जिसका नाम यहाँ पर मैं रखूँगा s1। ये पहला स्लैग वेरिएबल होगा, इक्वल टू 450। जबकि अगर आपको याद होगा, अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सॉल्व कर रहे थे तो उसमें स्लैग या सरप्लस वेरिएबल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। आप वहाँ पर जस्ट लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस, ठीक है, या जिसे आप बाउंड्री लाइंस वगैरह भी कह सकते हैं, सही है। एसोसिएटेड इक्वेशंस आप बनाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर सिर्फ आप लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो वहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, ठीक है, वो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये कि आपके जहन में आ रहा होगा यार इस मेथड को इस्तेमाल करने की क्या वजह है, हम जब ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो फिर इसकी क्या वजह है? देखें जी, ग्राफिकली जो अप्रोच है वो दो वेरिएबल तक तो ठीक है। आपके पास यहाँ पर भी खैर फिलहाल दो ही वेरिएबल मैंने लिखे हैं। पहली दो एग्जांपल यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहली थोड़ी जी एग्जांपल है, आसान एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ मैं। तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर दो वेरिएबल तक तो ठीक है। दो वेरिएबल का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर तीन वेरिएबल आ जाएं, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो अब जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास थ्री वेरिएबल वाला बनेगा और वो प्लेन बनेगा आपके पास। फिर प्लेन की इंटरसेक्शन है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और अगर इन केस कहीं चार वेरिएबल आ जाएं तो चार डायमेंशन में, तो अभी मैं कुछ खुद ही समझ रही है मैथमेटिक्स में कि यार फोर्थ डायमेंशन में किस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो वो जो ग्राफिकल मेथड है वो आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल जब भी बढ़ेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, टीडियस है, डैट इज़ अ टीडियस। तो यहाँ पर फिर हमें एक नए मेथड की ज़रूरत है,
जिस वजह से हम एनालिटिकल या ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं तो फिर ग्राफिकल मेथड काम नहीं करता, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ पर पहली इनक्वालिटी को मैंने चेंज कर लिया, ये चीज़ आ गई। दूसरी इनक्वालिटी को चेंज करना है तो ये आएगा 2x1 प्लस x2, एक नया वेरिएबल s2 ऐड कर दिया, इक्वल टू 600 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास टोटल 4 वेरिएबल बन गए हैं जी, x1 x2 ये पहले ही मौजूद थे, s1 s2 ये आपने नए 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए जो कि सिलेक्ट वेरिएबल हैं। इस वक्त आपके क्वेश्चन में टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में जो सी चीज़ें इस्तेमाल होनी है मैं यहाँ पर इसको साथ साथ डिस्कस करूँगा, बजाय ये कि मैं पहले सारी डेफिनेशन लिखता तो उससे आपके लिए ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, बोर हो जाता। सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है, टोटल बेसिक सॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे यहाँ पर? सबसे पहले देखें, आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल वेरिएबल आपके पास है 4, यहाँ पर बन गए टोटल वेरिएबल्स आपके पास 4। इनको मैं यहाँ पर नोट किया करूँगा m प्लस एन से, डेट इज इक्वल टू m प्लस 1, m प्लस एन इज इक्वल टू 4, और आगे यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, वो 2 है। अब m क्या है? m है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो आपके पास आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितने हैं? एक ये है और एक ये है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट उसे कहते हैं जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन वाली यानी इनक्वालिटीज होती हैं उन्हें कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो 2 कॉन्स्टेंट हैं, m की वैल्यू 2 है, टोटल वेरिएबल m प्लस n हो गए। n क्या है? जो टोटल ओरिजिनल आपके पास वेरिएबल थे ना 2, x1 और x2, ये n आ गया यहाँ पर। तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए आपके पास जी? 4 हो गए। अब इस 4 में, इन 4 में सबसे पहले हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ बेसिक जो सॉल्यूशंस आपके पास बनेंगे उनका फार्मूला यहाँ पर होता है हमारे पास m प्लस एन सी एम। तो m प्लस एन की कीमत 4 है और m आपके पास 2 है, 4c2 6 आ गया। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अब ये टेबल एक बनाना है, बस यही काम है और कुछ नहीं है इसमें। तो आप यहाँ पर जी लिख लें, काउंटिंग लिख लें, सीरियल नंबर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 आ गया आपके पास। ठीक होगी बात? जितने फार्मूले मैंने आपको बताए हैं वहाँ तक आपने नंबर लिख लेने हैं। अब इसके बाद आगे आपने लिखना है बेसिक वेरिएबल्स। क्या लिखना है? बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल लिख लिया। इसके बाद आगे आपने लिखना है नॉन बेसिक वेरिएबल्स। नॉन बेसिक वेरिएबल, अब मैं स्पेलिंग पूरे नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह थोड़ी कम इस्तेमाल होगी। बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अच्छा जी, आगे आपने लिखना है, इसमें 8 कॉलम बनेंगे आपके पास। यहाँ पर आगे आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं लिखना आपने, सॉरी मैं ज़रा मिटा लूँ इसको। अच्छा बेटा जी, ये आपने टोटल जो कॉलम बनाने हैं, ये बेसिक वेरिएबल का आ गया कॉलम, फिर नॉन बेसिक वेरिएबल का कॉलम आ गया, वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स बाय कॉन्स्टेंट्स इक्वेशंस, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इज द सॉल्यूशन फिजिबल, इज द सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट, और लास्ट ही होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारा होता है जी। आपके पास कितने कॉलम बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और वो पहला वाला 8 हो गया। ठीक है, तो 8 ये कॉलम आपके पास बनेंगे इसमें एनालिटिकल मेथड में। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपने बनाना है बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल कैसे बनाएंगे सुने जरा, देखें। टोटल वेरिएबल मेरे पास कितने हैं? 4 हैं, x1 x2 s1 s2। ठीक है, मैं सबसे पहले x1 से स्टार्ट करूंगा। क्या x1 के आगे x2 की गुंजाइश है आने की? पॉसिबिलिटी है। आप x1 के साथ x2 को मैच कर देंगे, फिर उसके बाद x1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी x2 के आगे मौजूद वेरिएबल s1 मौजूद है, मैं s1 लिखूंगा। फिर x1 के साथ आगे अभी s2 चलेगा, ये s2 हो गया। अब चूंकि s2 के आगे कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, x1 की बारी खत्म हो जाएगी। अब मैं आगे स्टार्ट करूंगा x2 से, और x2 से स्टार्ट करके मैं यहां पर लिखता हूं x1
x2 s1 s2। अब x2 से स्टार्ट करूंगा तो आगे जाना है, आपने पीछे नहीं आना। x2 के साथ x1 नहीं लिखना क्योंकि वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। x1 x2 या x2 x1 एक ही मतलब है। x2 से आगे चलेंगे तो आगे आएगा s1, फिर आएगा x2 के साथ आगे चलेंगे तो s2। अब चूंकि s2 खत्म हो गया, आगे कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, x2 की बारी खत्म। आखिरी चलेगा s1, ये आएगा s1, ये आएगा s2। ये टोटल आपके पास यहां पर टोटल आपके पास जो हो गए जी, यहाँ पर कितने वेरिएबल, टोटल 6 बेसिक पॉसिबिलिटी जो थी वो आपके पास आ गई। आगे लिखेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? यहाँ पर कौन से दो वेरिएबल इस्तेमाल हुए, x1 और x2। कौन से नहीं इस्तेमाल हुए? ये आखिरी वाले s1 और s2। ये इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पर दोनों नॉन बेसिक हो जाएंगे, यानी जो यहाँ से बच जाएंगे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। x1 और s1 ये आ जाएगा x2 और s2, ये आ गया x1 s2, ये आ जाएगा x2 s1, ये x2 s1 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x1 s2, ये आ गया x2 s1, यहाँ पर आ जाएगा x1 s1, ये आ गया x1 x2। आप गौर करें, ये इधर का पहला इधर का आखिरी एक जैसा है, इसका दूसरा इसका सेकंड लास्ट ये एक जैसा है, इसका तीसरा इसका थर्ड लास्ट एक जैसा है, और इधर x2 s1 है तो इधर x2 s1 है, इधर x2 s2 है तो इधर x2 s2 है, इधर s1 s2 है तो इधर s1 s2 है। ये इस तरह चल रहे हैं आपके पास। क्लियर होगा बात? आगे क्या निकालना है? आगे मैंने निकालना है वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स बाय द कांस्टेंट। अब ये कैसे निकलेगी? पहले पेयर में बेसिक वेरिएबल है मेरे पास x1 और x2, ये दोनों नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। आपने इनकी कीमत निकालनी है x1 और x2 की, ठीक है, वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल निकालनी है। ये दोनों नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, जो उनसे नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं उनको आपने जीरो पुट कर देना है अपने इन दोनों क्वेश्चंस में जो आपने बनाई हैं, ठीक है, दोनों जो कांस्टेंट थे। तो अब यहां पर अगर मैं s1 को जीरो पुट कर दूं और यहां पर s2 को जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन मेरे पास बच जाएगी ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 450, और दूसरी इक्वेशन आएगी 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 600, और यहां पर आप चाहे छोटा सा करके लिख लें बाय पुटिंग s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू 0, ठीक है, इन दी गिवन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा, या ये टेबल बनाने के बाद नीचे आप लिख दीजिएगा जाके कि भाई आपने बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस तरह कैलकुलेट की है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स वी विल पुट वैल्यू ऑफ द नॉन बेसिक वेरिएबल इक्वल टू 0 इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना, तो ये आप लाइन थोड़ी देर लिख दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, इस कॉलम को जिसमें आपने वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल बोलते हैं, इसका नाम होता है बेसिक सोल्यूशन। क्या कहलाता है? बेसिक सोल्यूशन। समटाइम आपको ये भी कहता है कि आपने अपने क्वेश्चन में बेसिक सोल्यूशन मालूम करें। अब टेबल तो आपको याद होता है, लेकिन यार बेसिक सोल्यूशन कौन सी नई चीज़ आ गई है, तो दिस इज कॉल्ड द बेसिक सोल्यूशन। ठीक है ना, तो बेसिक सोल्यूशन इज वन ऑफ द सोल्यूशन। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन इज अ वन ऑफ द सोल्यूशन इन विच नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर 0। ठीक है ना। अच्छा चलो जी, अब इसको हमने सोल्व करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो x2 से कट जाएगा, 2x1 में से x1 माइनस कर दिया, बाकी रह गया x1, 600 में से 450 माइनस कर दिया, x1 की कीमत मेरे पास 150 आ गई। इस x1 की कीमत को पुट कर दें पहली क्वेश्चन में, तो यहाँ से x2 की कीमत निकल आएगी 300। ये मेरे पास जी दोनों वेरिएबल्स की कीमत आ गई। क्लियर होगी बात क्या नहीं? आगे चलें। अब यहाँ पर मैं किसको पुट करूँगा? x2 को और s2 को 0 पुट करूँगा। देखो यहाँ पर जब आप x2 को नीचे वाली क्वेश्चन में x2 और s2 दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2x1 आ जाएगा 600 के बराबर, x1 की कीमत 300 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ अपना टाइम सेव करने के लिए। x1 की कीमत 300 आ गई। अब उसके बाद जब आप x1 की कीमत ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट कर दें, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपने x2 को भी 0 पुट करना है। x2 को 0 पुट करना है क्योंकि वो नॉन बेसिक वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर x2 को 0 पुट किया और x1 की कीमत 300 मैं निकाल चुका हूँ। तो जब 300 यहाँ पर पुट करूँगा, मेरे पास जगह भी थोड़ी रह गई यार, x1 की कीमत 300 आ गई, प्लस x2 की कीमत मैंने 0 पुट कर दी, बाकी रह गया यहाँ पर s1 इक्वल किसके है? इक्वल है 450 के। तो यहाँ से s1 की कीमत आ जाएगी 150, s1 आएगा 150। आपने गौर करना है कि आपने उनकी कीमत निकालनी है जो बेसिक वेरिएबल हैं। तो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर x1 और s1 है,
और आपने यहाँ पर x1 और s1 की कीमत निकाल ली है। आगे चलें, आगे आपने x2 और s1 को 0 पुट कर देना है और इन दोनों की कीमत निकाल लेनी है। अब मैंने ये कैलकुलेशन थोड़ी पहले करके रखी हुई है, अपना टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट वो कीमतें लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप इसका एतराज़ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर कीमत लिख रहा हूँ जी अपने पास x1 और s2 की, x1 और s2, हाँ जी। जब आप इनको पुट करके x1 की कीमत निकालेंगे तो वो निकलेगी जी 450 और इस मरतबा s2 की कीमत निकलेगी -300। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये कैसे निकाली है मैंने x2 को और s1 को, सही है ना, इसको 0 पुट कर दिया तो x2 इधर है, ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, पहले ऊपर उसको इस्तेमाल करें जिसमें दोनों वेरिएबल मौजूद हैं। यहाँ पर इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x1 की कीमत डायरेक्टली 450 आ जाएगी। ये देखें 450 आ गई है। आगे मुझे कीमत चाहिए s2 की, तो x2 और s1 को 0 पुट करना है। तो यहाँ पर x2 को 0 पुट किया, ख़त्म हो गया। x1 की कीमत मैं निकाल चुका हूँ, x1 की कीमत निकली है 450। 450 को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 × 450 900 को जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा तो s2 की कीमत आ जाएगी -300। ठीक है, आई होप कि अब आपको चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, आगे मुझे चाहिए वैल्यू x2 और s1 की चौथे फिजिबल सोल्यूशन में, चौथे सोल्यूशन में। तो किसकी कीमत चाहिए? x2 की। तो x2 की कीमत जनाब मोहतरम आपके पास यहाँ पर निकलेगी चौथे में 600 और s2 की कीमत है -150। s1 की कीमत है -150। बस यही सबसे मुश्किल काम है और कुछ नहीं है, यही थोड़ा टाइम टेकिंग है। अच्छा, उसके बाद मुझे पांचवें में x2 की कीमत चाहिए। x2 की कीमत है जी मोहतरम आपके पास 450 और बेटा यहाँ पर अगली s2 की कीमत चाहिए। s2 की कीमत है 150 पॉजिटिव। लास्टली में चाहिए s1 और s2 की कीमत। s1 हमारे पास है 450 और s2 है 600। आखिरी कीमत कैसे निकाली होगी भला? मैंने x1 और x2 को 0 पुट कर दिया। जब यहाँ पर x1 और x2 को 0 पुट किया, ये खत्म हो गया, सीधा सीधा s1 आ गया 450। यहाँ पर इन दोनों को 0 पुट किया तो s2 की कीमत कितनी आ गई? 600 आ गई। क्लियर होगी बात क्या नहीं? ये आ गई आपके पास। आगे क्या कहता है? कहता है वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी भला वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने के लिए आपने ये जो वैल्यू जो निकाली हैं x1 और x2 की, यानी ये जो बेसिक वेरिएबल्स है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं बेसिक वेरिएबल्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है z = 3x1 + 4x2। z = 3x1 + 4x2। इसमें मैं एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। आपने यहाँ पर x1 की कीमत है 150, वो पुट कर दी, और x2 की कीमत कितनी है? x2 की कीमत है 300, ये पुट कर दी। इसको सोल्व कर लिया तो ये आपके पास आंसर आएगा 1950। ये पहली z की कीमत आ गई आपके पास। ठीक। अच्छा, यहाँ पर बेटा ये मिस्टेक है, ये 1650 बनता है, ये 1950 नहीं है, 1650। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब आगे आपने क्या करना है? x1 की कीमत है यहाँ पर 300 और s1 है 150। अब चूंकि मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 तो मौजूद नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x1 + 4x2, तो इसका मतलब यहाँ पर s1 की कीमत नहीं पुट करेंगे, x1 की कीमत 300 है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 300 यहाँ पर पुट करेंगे तो z मेरे पास कितना आ जाएगा? 900 इस केस में आ जाएगा। ठीक है ना। आगे चलें, यहाँ पर x1 की कीमत 450 है और s2 नेगेटिव है। अब चूंकि मैंने बताया ये स्लैग वेरिएबल्स हैं, स्लैग ये सरप्लस वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होते, आप इसको छोड़ देंगे वैसे ही जब ये नेगेटिव होगा। आगे ये भी नेगेटिव है, इसको भी छोड़ दें। आखिरी x2 की कीमत 450 है और s2 150 है। अब s2 तो खैर नहीं इस्तेमाल होगा मेरे वेरिएबल फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। x2 की कीमत 450 है, 450 को यहाँ पर पुट कर लेंगे आप, तो ये आपके पास कीमत निकल आएगी z की इस मरतबा 1800। ठीक होगी बात ये। आखिरी कीमत s1 और s2 है, तो उसमें x1 और x2 मौजूद नहीं है। x1 और x2 यहाँ पर आपने नॉन बेसिक वेरिएबल के तौर पर लिए हुए हैं और उनकी कीमत 0 थी, तो वो यहाँ पर आप पुट करेंगे 0, तो z की कीमत क्या आ जाएगी? यहाँ पर 0 के बराबर आ जाएगी। ये आ गई वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास। ठीक है ना। एट दी बेसिक वेरिएबल्स, एट बेसिक वेरिएबल आपने निकाल ली वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
आगे चलें, क्या ये अब आप जानते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि आपके दिए हुए फंक्शन को ऐसा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ऐसा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है। क्लियर है बात कि नहीं? तो ये यहां से अभी आइडिया नहीं लगा, आपने लगा लेना। आगे आपने ये देखना है कि आपका फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है, फिर वो फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है कि नहीं है, वो मैं बताता हूँ अभी क्या है। पहले देखते हैं कि क्या ये जो सॉल्यूशन निकला है फिजिबल है कि नहीं है। इज दिस सॉल्यूशन फिजिबल? अब ये फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होता है? फिजिबल सॉल्यूशन ऐसा बेसिक सॉल्यूशन होता है जिसमें तमाम वेरिएबल जो हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं। तो आपने ये निकाले हुए हैं ना, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनका जो सॉल्यूशन है ये बेसिक सॉल्यूशन है, जो मैं आपके तीसरे कॉलम में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर चौथे कॉलम में। इसमें देखो दोनों वैल्यूज x1 और x2 की दोनों नॉन नेगेटिव हैं, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, यस। तो यहां पर आप लिखोगे यस। आगे चलें, दूसरे केस में x1 और s1 ये दोनों निकाले हैं और ये दोनों बेसिक वेरिएबल थे, ये बेसिक वेरिएबल का पेयर है। बेसिक वेरिएबल सिर्फ x1 और x2 नहीं है, ठीक है ना, ये वाले तमाम वेरिएबल बेसिक वेरिएबल हैं। इन तमाम का सॉल्यूशन, इनकी कीमतें जो है वो बेसिक सॉल्यूशन कराता है, ठीक है ना। अब आपने सिर्फ ये देखते जाना है कि ये पॉजिटिव आती है कि नहीं आती, नॉन नेगेटिव है कि नहीं है। ये दोनों नॉन नेगेटिव हैं, यानी ग्रेटर देन 0 है, यहां पर भी आप यस लिखोगे। आगे ये नेगेटिव है, इसको छोड़ दो, नो, यानी ये वाला जो सॉल्यूशन है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन तो है लेकिन ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, नो, क्योंकि इसमें ये नेगेटिव है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज आवर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को भी सेटिस्फाइड करता है और ये जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है इनको भी सेटिस्फाइड करता है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज आवर गिवन इनइक्वालिटीज कॉन्स्टेंट एंड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, ये इनको भी होना चाहिए। एक तो वो खुद नॉन नेगेटिव होना चाहिए, फिर उनको सेटिस्फाइड भी करना चाहिए, सही है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सिर्फ सेटिस्फाइड करते हैं 1 और 2 को, ठीक है ना, लेकिन ये नॉन नेगेटिव नहीं है। कौन कौन सा? ये जिनमें नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है लेकिन ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, सही है ना। यानी कि सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 4 आर दी ओनली बेसिक सॉल्यूशन बट नॉट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये फिजिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, समझ जाओगे, आगे होगी आपको। अच्छा, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, ये फिजिबल सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। आखिरी में भी दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, यस आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ x1 और x2 की वैल्यू, ये याद रखिएगा, सिर्फ वो जो इनमें यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आगे चलें, इज दी सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट? अब नॉन डीजेनरेट का मतलब होता है कि आर दी बेसिक वेरिएबल, आर ऑल बेसिक वेरिएबल्स ग्रेटर देन 0। अब तमाम बेसिक वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? देखो यहाँ पर ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, यहाँ पर भी यस आएगा। ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर भी यस आएगा। ये वैसे ही नेगेटिव था, इसको वैसे ही हमने पहले छोड़ दिया था, यहाँ पर भी छोड़ दिया, इसको निकाल देंगे। बस जो यस यस हैं उनको देखें, ये यस है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यस, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यस। अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि यार ये जो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है और जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि जो इधर यस हैं वही इधर जैसे हैं, जो इधर नो है वही इधर नो है। ये हर मर्तबा ऐसा नहीं होता। देखो, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो है जिसमें तमाम ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं ये पॉजिटिव हों या 0 भी चलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर S2 की कीमत 0 ले ली जाए तो ये यहाँ पर तो मैं यस लिखूंगा लेकिन यहाँ पर नहीं लिखूंगा, यहाँ पर फिर नो आएगा। आई बात समझ कि नहीं आई? क्योंकि इसमें तमाम वेरिएबल जो है बेसिक वेरिएबल वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास फिर उस सूरत में निकल जाएगा अगर S2 यहाँ पर 0 आएगा। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की गुंजाइश है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आगे चलें, इन में से अब आपने तलाश करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ है। भाई यहाँ पर तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जहां पर आपने नो लिख दिया वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब यहां पर यस है, यहां पर यस है, यहां पर यस है, यहां पर, इन चार में से कोई एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, किसी इन चार में से। कौन कौन से चार में से? यानी एक x1 x2 ये कीमत निकाली, ये हो सकता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिर दूसरा सॉल्यूशन ये निकाला x1 और s1, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा जो था पहले निकल गया था। आखिरी पांचवें में x2 और s2 ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। छठा ये आपके पास है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा? देखो, ये जो चार आपके पास चार हैं जहां पर यस लिखा है, इनमें z की कीमत निकाली, ये 1650 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर 900 आया, फिर सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है? 1800 है आपके पास,
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये सबसे बड़ी वैल्यू है 1800, क्योंकि मैंने अपने फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये आपके पास क्या होगा जनाब मोहतरम, दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, यस, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है जहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है। आगे यहाँ पर मैं लिखूंगा 9, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, 9 ये भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ये तो पहले निकाल दिए आपने, 9 9 9, ये सब में से एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आपके पास है। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि फर्ज करें कि यहाँ पर भी जेड की वैल्यू 1800 आ गई, यहाँ पर भी 1800 आ गई, तो आपके पास ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल मौजूद हैं जिनमें ऑप्टिमल सोल्यूशन एक से ज़्यादा निकल आते हैं। उस सूरत में ही फिर दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे। आई होप कि आपको चीज़ की समझ आ गई होगी बात क्लियर कि नहीं? क्लियर होगी आपकी बात, ठीक है। तो हेंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज गिवन बाय ऑप्टिमल सोल्यूशन इज गिवन बाय x2 is equal to 450, x2 equal to 450, सरप्लस वेरिएबल स्लैक वेरिएबल की कीमत है 150, बाकी x1 और x1 और बाकियों का क्या रोला होगा, वो होंगे 0, चूँकि x1 की कीमत यहाँ पर नहीं मौजूद है आपके पास, वो आपका नॉन बेसिक वेरिएबल था, उसकी कीमत आपने 0 पुट की थी, x1 0 है और s1 जो है वो भी क्या है, 0 है। एंड z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 18। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर आपकी ये स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम में आपने सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल खुद बनाना होता है और फिर वो जिस मेथड से कहता है आपने उसको उसके ज़रिए सॉल्व करना है। तो अच्छी खासी लेंथी प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है, समझते हैं उसको। कहते हैं जी अ फर्म मैन्युफैक्चरर्स फॉर 4 डिफरेंट मशीन पार्ट्स M1, M2, M3 एंड M4। एक फर्म है वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन पार्ट्स बनाती है जिनका नाम M1, M2, M3, M4 है, मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक। और ये जो मशीन पार्ट्स हैं इनको बनाने के लिए हमें कॉपर की और जिंक की ज़रूरत है। द अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक रिक्वायर्ड फॉर ईच मशीन पार्ट्स, their exact availability and the profit earned from 1 unit of each machine part are as follows। अब इन मशीन पार्ट्स को बनाने के लिए, इसका एक यूनिट बनाने के लिए आपको कॉपर की और जिंक की जितनी मकदार, जितनी क्वांटिटी चाहिए वो नीचे हुए टेबल में बताई गई है। और दूसरी बात यह है कि इसके पर यूनिट के ऊपर जो प्रॉफिट आपको मिलता है हर मशीन पार्ट बनाने के ऊपर, वो भी आपको बता दिया गया है। मसलन आपका जो पहला मशीन पार्ट M1 है, इसको बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg जो है वो कॉपर रिक्वायर्ड है, और जबकि जिंक आपको 2 kg रिक्वायर्ड है। इसी तरह ही मशीन के दूसरे पार्ट को बनाने के लिए 4 kg कॉपर और 3 kg जिंक रिक्वायर्ड है पर यूनिट ऑफ मशीन पार्ट को बनाने के लिए। इसी तरह ही आपके पास M3 के लिए 2 है और जिंक जो है 8 है, और M4 के लिए कॉपर रिक्वायर्ड है 1 kg और जिंक भी 1 kg रिक्वायर्ड है। अगली बात, इनके एक यूनिट बनाने के ऊपर, मशीन 1 के एक पार्ट को बनाने के ऊपर 12 रुपये का प्रॉफिट होता है। M2 बनाने के लिए 8 रुपये का प्रॉफिट है, M3 बनाने के लिए 14 रुपये का प्रॉफिट है और M4 के लिए 10 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। तो जबकि इनकी एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी जो है कॉपर की और जिंक की ये है, कॉपर ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं है, एग्जैक्टली है, ठीक है ना। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम नहीं है, एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी 100 kg की है अवेलेबल हमारे पास, और जिंक जो है वो 75 kg है हमारे पास, ठीक है। एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये क्वेश्चन में एक में आपको यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल किस तरह बनाएंगे वो मैं बताऊँगा। दूसरा ये है कि एक छोटी सी चीज़ है, अदरवाइज़ इसको सॉल्व कैसे करना है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं पहले करवा चुका हूँ। तो सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट अस, इसको ज़रा साफ़ कर लें, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है आपके होते हैं ये स्टेटमेंट वाले, ये छोटा पड़ जाता है यार। लेट अस वी मेक x1, x2, x3 and x4 यूनिट्स, या क्वांटिटी का वर्ड आप इस्तेमाल करें, x4 क्वांटिटीज यूनिट्स ऑफ मशीन पार्ट
machine parts M1, M2, M3 and M4 रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या लिखा है कि आपने मशीन का जो पहला पार्ट है M1 उसको बनाने के टोटल उसके X1 यूनिट बनाए हैं, फिर X2 यूनिट बनाए हैं, फिर तीसरे के X3 हैं और चौथे के X4 पार्ट्स बना लिए हैं, ठीक है ना। देन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज LP मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज, सबसे पहले यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं वो क्या बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये प्रॉफिट फंक्शन है, उसने वर्ड इस्तेमाल किया है। हाँ, इसकी बाकी रिमेनिंग जो स्टेटमेंट है वो इधर रहेगी। हाउ मैनी ईच बी मैन्युफैक्चर्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कितने कितने पार्ट्स बनाने चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिले। फॉर दिस प्रॉब्लम फाइंड, इस प्रॉब्लम के लिए आपने बेसिक सोल्यूशन मालूम करना है जो कि आपका ये था, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। फिर आपने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है जो कि ये आपके पास है, इज दिस सोल्यूशन फिजिबल, ठीक है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ये हो जाएगा। फिर नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है ये वाला, और लास्टली आपने ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है। जैसा कि ये आपने बताना हो कि नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर जाके मैंने यस लिखा था, जिन सोल्यूशन में आप लिखेंगे जी सोल्यूशन नंबर 1 जिसमें x1 की कीमत ये थी, x2 की कीमत ये थी, ये एक बेसिक फिजिबल नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा। फिर आगे आपके पास मिसाल के तौर पर चौथा सोल्यूशन निकला था, उसमें जोन से वेरिएबल थे x1 और s1 सपोज था, तो आप कहेंगे वो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, ठीक है ना। फिर उनके बाद जोन से उनमें से ऑप्टिमल होंगे, सही है, वो तो एक ही होगा यहाँ पर फिलहाल था। इन सभी के मतलब आपने एंड पर बता देना है। वैसे तो जब आप टेबल बना देंगे तो वैसे चीज़ क्लियर हो गई है, अदरवाइज ज़रा एंड में अलग हर एक का लिख देंगे तो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मैं अब बना रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। अब मैंने कहा कि मैंने M1 के जो M1 आपका पहला पार्ट है उसके X1 यूनिट बनाए हैं। अब M1 के एक पुर्जे को बनाने के लिए आपको 5 kg कॉपर चाहिए, तो X1 के लिए कितने होंगे 5x, X1 यूनिट बनाने के लिए कितने कूपर दरकार होगी 5x1, ठीक है। लेकिन मैं पहले प्रॉफिट की तरफ आता हूँ। M1 के लिए एक पार्ट को बनाने के लिए 12 रुपये का प्रॉफिट है, तो मैंने इसके कितने, इस पार्ट के कितने यूनिट बनाए हैं, X1 यूनिट बनाए हैं, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से मुझे कितना मिला 12x1 12x1 प्लस इसी तरह ही मैंने M2 के बनाए हैं X2 यूनिट, तो एक यूनिट बनाने पर मुझे 8 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, तो X2 यूनिट बनाने के कितने प्रॉफिट होगा 8x2। फिर इसी तरह तीसरे के लिए आ जाएगा 14x3 और चौथे के लिए आ जाएगा 10x4। और मुझे इसको क्या करना है, ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन है, लेट कर लेते हैं इसको, ये z के बराबर है और मैंने करना है इसको मैक्सिमाइज, ये मेरा मैक्सिमाइज है, मैंने इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। क्लियर हो गई। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या बनेंगे यहां पर देखो, आपने पहला कांस्टेंट बनेगा कूपर के लिए। कूपर के लिए आपका कांस्टेंट बनता है, चलो यार इधर से इसको मिटा लेते हैं, चलो इतना काफ़ी है। फॉर कूपर, कूपर के लिए जो कांस्टेंट आपके पास बनेगा वो देखो क्या है। आपने इसके कितने यूनिट बनाए हैं, X1 यूनिट बनाए हैं, एक यूनिट के ऊपर कॉपर कितना रिक्वायर्ड है 1 kg M1 के लिए, M1 के एक यूनिट के लिए 5 kg कॉपर लगता है, तो M1 के आपने बनाए हैं X1 यूनिट्स, तो इस पर कॉपर कितनी लगेगी 5x1। देखो जी M1 का एक यूनिट बनता है 5 किलो कूपर इस्तेमाल करके, दो यूनिट बनेंगे M1 के 10 किलो इस्तेमाल करके कूपर, 3 M1 के पार्ट बनाते हो तो 15 किलो लग जाएगी, तो X1 पार्ट जब बनाऊंगा M1 के तो कितनी कूपर इस्तेमाल होगी 5x1। तो कूपर के लिए पहले M1 के लिए आ जाएगा 5x1, इसी तरह ही फिर जो M2 के लिए कूपर इस्तेमाल होगी वो 4 kg है, तो ये आ जाएगा प्लस 4x2
प्लस 2x3 प्लस यहाँ पर M4 में 1 किलो लगती है तो ये खाली x4 रह जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इस क्वेश्चन का, जो डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन से, उसने वर्ड इस्तेमाल किया था एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी। एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ये एग्जैक्टली इक्वल टू 100 kg है। अगर वो कहे ना मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है तो फिर आएगा लेस देन इक्वल, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है यहाँ पर। अब इस फ़र्क से होगा क्या, यहाँ पर इस फ़र्क से ये होगा कि हमें जो सरप्लस या स्लैक वेरिएबल ऐड करने पड़ते थे ना, वो यहाँ पर ऐड नहीं करने पड़ेंगे। आपका क्वेश्चन चूँकि ऑलरेडी ही इक्वलिटी में है, ये फ़र्क आएगा। तो इसमें नो स्लैक नो सरप्लस वेरिएबल विल बी एडिड। ओके, आगे आपके पास आएगा फॉर जिंक। जिंक के लिए आपके पास यहाँ पर जो बनेगा वो बिल्कुल ऊपर वाली की तरह, ये आ जाएगा 2x1, आगे आएगा 3x2 प्लस 8x3 प्लस x4 इक्वल टू आ जाएगा 75 के। क्लियर होगी बात कि नहीं? ये आपके पास हो गए। और यहाँ पर आगे आप लिखेंगे वेयर x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास जनाब लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन गया। आगे आपने क्या करना होता था, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होता था, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इक्वालिटी आ गई आपके पास। क्लियर होगी बात कि नहीं? हाँ, अब अगली बात सुने। अगला काम वही है कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन आपने निकालने हैं। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? टोटल वेरिएबल आपने देखने होते हैं, जाकर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़रा टोटल वेरिएबल देखें ना, या क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं, सॉरी, टोटल जो क्वेश्चन में वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो कितने हैं? 4 हैं। x1 x2 x3 x4 पीछे था आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 वेरिएबल थे, स्लैक वेरिएबल ऐड करने के बाद 4 हो गए थे टोटल। तो यहाँ पर स्लैक चूँकि ऐड ही नहीं किया तो टोटल वेरिएबल यहाँ पर आपके पास हैं 4। तो m प्लस n की कीमत यहाँ पर भी 4 है। अगली चीज़, यहाँ पर m की कीमत कितनी होगी? m का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट यहाँ पर कितने मौजूद हैं? 2 कॉन्स्टेंट हैं, तो m की कीमत 2 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन आ जाएंगे इस फार्मूले से, डेट इज इक्वल टू 6। अगेन आप यहाँ पर 6 बनाएंगे। 6 बनाने के बाद अगला काम यार ये उस वैसे का वैसे रहेगा। हाँ, अब अगली बात, बेसिक वेरिएबल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे आप बनाएंगे। बनेंगे तो वो उसी तरह ही, बस फ़र्क आ गया कि यहाँ पर चले इसको मैं मिटा देता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये आ गया कि यहाँ पर S1 और S2 नहीं है। आप स्टार्ट करेंगे x1 से, तो x1 के आगे वेरिएबल मौजूद है x2, फिर x3 है तो x1 नहीं भी चलेगा, फिर x1 के आगे चलेगा x4। अब x4 के आगे वेरिएबल कोई मौजूद नहीं, x1 की बारी खत्म होगी, x2 के आगे आएगा x3, x2 के आगे आएगा x4। अब चूंकि x4 के आगे भी कोई नहीं तो x2 की बारी खत्म होगी, आगे आएगा x3 x4। ये मेरे पास आगे आपके पास बेसिक वेरिएबल। आगे आप नॉन बेसिक वेरिएबल कैसे निकालेंगे? इसमें x1 x2 इस्तेमाल हुआ तो कौन नहीं इस्तेमाल हुआ? x3 और x4 नहीं इस्तेमाल हुआ, वो यहाँ पर लिख दोगे आप। इसी तरह यहाँ पर इस्तेमाल होगा x2 और x4, ये लिख दोगे यहाँ पर आप। इसी तरह यहाँ पर इस्तेमाल होगा x2 और x3, ये लिख दोगे आप। अप टू सोन आगे आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल बाय द कांस्टेंट निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं? आपने नॉन बेसिक वेरिएबल को 0 पुट कर देना है इन दोनों में। तो यहाँ पर x3 और x4 को 0 पुट करूँगा तो मेरे पास पहली इक्वेशन बनेगी 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 100। यहाँ पर इन दोनों को 0 पुट करूँगा, ये बनेगी 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 75। तो आई होप कि आप इन सबको निकाल लेंगे आगे। ठीक है, वीडियो की लेंथ काफ़ी इंक्रीज कर चुकी है। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। हाँ जी, इसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन जो निकलेगा जी वो ये है, आखिरी मतलब जो फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो है x1 की कीमत उसमें निकलती है 25/3, क्योंकि ये पॉइंट में आ सकती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपने जो कूपर और जिंक जो इस्तेमाल हुई है, ठीक है ना, वो kg में है। सही है, तो यहाँ पर आपके पास x1 की कीमत आएगी 25/3 और x4 की कीमत आएगी 175/3। इसलिए मैंने यहाँ वहाँ पर लफ्ज़ जो लिखा ना कि लेट x1 x2 x3 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स, आप नंबर ऑफ यूनिट लिखें, लेट x1 x2 x3 x4 बी द क्वांटिटी दैट विल बी यूज्ड फॉर m1। ये वर्ड आप लिख लें, क्योंकि यूनिट का जब वर्ड आता है तो यूनिट पॉइंट में नहीं आ सकते, वो आप थोड़ी करेक्शन कर लें वहाँ पर। ठीक है, ये x1 और x4 की कीमत याद आती है। और इसके ऊपर आपका जो जनाब मोहतरम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है वो ये है।
जेड की जो मैक्सिमम यानी जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो है 2050/3 विच इज़ इक्वल टू 683.3। ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो आई होप कि बेटा आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। बड़ी मेहनत से बनाते हैं, मेरा गला भी दुखना शुरू हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर दीजिएगा करें। ठीक है, आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी ऑपरेशन रिसर्च में सबसे जो मतलब समझ लें कि इस चैप्टर का लीनियर प्रोग्रामिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नाउन एज द सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलेगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।